अपन शुरुआत करते हैं बीकानेर के जिस शासक के बारे में अपन चर्चा करना चाहते हैं, उनका नाम है मित्रों डूंगर सिंह। बताइए किनके बारे में चर्चा करना चाहते हैं? डूंगर सिंह के बारे में। और डूंगर सिंह जी का जो शासनकाल है वो 1872 ईस्वी से लगा करके 1887 ईस्वी तक बीकानेर पर शासन किस राजा ने किया था? डूंगर सिंह ने यहाँ पर क्या किया था? शासन किया था मित्रों। डूंगर सिंह के काल में दो ही बातें सिर्फ याद रखनी है। पहली बात तो डूंगर सिंह जो है ये किसके पुत्र थे? डूंगर सिंह लाल सिंह जी के पुत्र थे, यानी गंगा सिंह जी के भाई थे। डूंगर सिंह के बारे में ध्यान रखिएगा। एक तो बीकानेर में भुजिया उद्योग की स्थापना। बताओ बीकानेर में कौन से उद्योग की स्थापना? बीकानेर में भुजिया उद्योग की स्थापना जो है, भुजिया एवं पापड़ उद्योग की स्थापना। बीकानेर में भुजिया एवं पापड़ उद्योग की जो स्थापना होती है वो भुजिया एवं पापड़ उद्योग की स्थापना बताओ किसके काल में होती है? वो इन्हीं डूंगर सिंह जी के काल में होती है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा मित्रों, वनपाल धौलपुर के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में सबसे पहले बिजली किस रियासत में आई थी? तो बीकानेर में आई थी। और बीकानेर में किस शासक के काल में आई थी? डूंगर सिंह के काल में आई थी। तो ध्यान रख सकते हैं बीकानेर में सर्वप्रथम बिजली, बीकानेर में सर्वप्रथम बिजली, बिजली तो जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सर्वप्रथम जो बिजली है वो बिजली डूंगर सिंह के काल में आई थी। बताओ किसके काल में आई सकते हैं? तो बीकानेर में भुजिया और पापड़ उद्योग, क्योंकि भुजिया पापड़ प्रसिद्ध कहां के हैं? बीकानेर के प्रसिद्ध है। इनकी स्थापना डूंगर सिंह के काल में और बिजली का आगमन, ये दो बातें इनके काल में याद रखनी है। अब जैसे ही डूंगर सिंह जी का देहांत होता है, इनके भाई जिनका नाम था गंगा सिंह जी, गंगा सिंह जी बताओ क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं मित्रों। यहां तक जल्दी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्वास्थ्य बच्चा है, आप सबकी दुआओं के कारण अब तबियत बिल्कुल ठीक है। अपने को पढ़ाई पर ध्यान करना और 25 तारीख से पहले अपने को पूर्ण सिलेबस करना है मित्रों। अब देखिएगा दोस्तों, डूंगर सिंह के बाद में अगले जो शासक बनते हैं उनका नाम है गंगा सिंह। बताओ डूंगर सिंह के पश्चात अगले जो शासक बनते हैं उनका नाम है गंगा सिंह। और गंगा सिंह जी का जो शासनकाल है मित्रों 1887 से 1943 ईस्वी तक। 1887 से 1943 ईस्वी तक मित्रों गंगा सिंह जी ने शासनकाल किया। सिर्फ 7 या 8 बातें गंगा सिंह के बारे में याद रखनी है। अगर गंगा सिंह पढ़े तो कम से कम 3-4 घंटे में गंगा सिंह पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने को परीक्षा उपयोगी मात्र और मात्र 8 ही बातें गंगा सिंह जी के बारे में याद रखनी है। और वो बातें कौन कौन सी है दोस्तों? देखिएगा, गंगा सिंह के बारे में पहला बिंदु, गंगा सिंह की शिक्षा। बताओ गंगा सिंह की शिक्षा कहां पर होती है? मेयो कॉलेज। और मेयो कॉलेज बताओ कहां पर पड़ता है? अजमेर में। और मित्रों मेयो कॉलेज कहां पर पड़ता है? लॉर्ड मेयो द्वारा स्थापित है अजमेर में। और मेयो कॉलेज के प्रोफेसर का नाम था रामचंद्र दुबे। बताओ प्रोफेसर का नाम क्या था? रामचंद्र दुबे के द्वारा पर्सनली गंगा सिंह जी को बताओ क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। अर्थात इनकी स्कूलिंग की जो कॉलेज या स्कूलिंग की शिक्षा जो होती है वो होती है मेयो कॉलेज अजमेर से। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, गंगा सिंह जी के बारे में इनकी जो सैनिक शिक्षा है, जो मिलिट्री एजुकेशन है, इनकी सैनिक शिक्षा कहां से होती है? मित्रों इनको सैनिक शिक्षा बताओ कहां से मिलती है? देवली छावनी से मिलती है। और इनकी सैनिक शिक्षा देवली तो वर्तमान में बताओ कहां पर पड़ता है? टोंक में। राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां हैं। नसीराबाद उस समय 1857 की क्रांति के समय या देश की स्वतंत्रता तक राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें से एक नसीराबाद अजमेर, दूसरी ब्यावर अजमेर, तीसरी देवली टोंक, चौथी खेरवाड़ा उदयपुर, पांचवी एरिनपुरा पाली और छठवीं नीमच में थी। मित्रों उनमें से देवली जो छावनी है जो वर्तमान टोंक जिले में आती है वहां पर इनकी सैनिक शिक्षा प्राप्त होती है मित्रों। अगला बिंदु गंगा सिंह जी के बारे में ध्यान रखिएगा, इनको मैनेजमेंट की शिक्षा, इनको शासन शिक्षा किसने दी थी? और इनको शासन शिक्षा दी गई थी मित्रों मेजर इजर्टन के द्वारा। बताओ एक अंग्रेज अधिकारी था जिनका नाम था इजर्टन। अर्थात गंगा सिंह जी जो है वो गंगा सिंह जी उनके बारे में 3 शिक्षाओं का उल्लेख है। एक सैनिक शिक्षा का उल्लेख है, स्कूली शिक्षा का उल्लेख है और एक मैनेजमेंट। जब वो बीकानेर के महाराजा बनेंगे, बीकानेर के शासक बनेंगे, तो बीकानेर का राज प्रबंध वो किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे, उनके लिए उनको मैनेजमेंट एजुकेशन जो दी जाती है वो इजर्टन के द्वारा। सैनिक शिक्षा देवली छावनी में मिलती है और स्कूलिंग की जो जी का देहांत हो गया था, अल्प आयु में थे, इस कारण प्रारंभिक समय में इनका जो शासन है वो इजर्टन के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन इनका मित्रों जो राज्य अभिषेक है, इनका जो राज्य अभिषेक या इनको जो शासक बनाया जाता है, बीकानेर का जो प्रशासन दिया जाता है, बीकानेर का प्रशासन मार्टिंडल ने सौंपा। बताओ किसने सौंपा? मार्टिंडल ने सौंपा। यहां पर राजस्थान के एजीजी थे और एजीजी का नाम था मार्टिंडल। ये मार्टिंडल जो है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को जब ये वयस्क हो जाते हैं तब इनको बराबर क्या सौंप देते हैं? बीकानेर का राजकार्य सौंप देते हैं। ये 4 बातें गंगा सिंह जी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपने को याद होनी चाहिए। मित्रों गंगा सिंह जी के बारे में अगला बिंदु क्या याद रखना है? गंगा सिंह जी को आधुनिक भारत का भगीरथ कहा जाता है। गंगा सिंह जी को आधुनिक भारत का बताओ क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का भगीरथ कहा जाता है। यानी भगीरथ का क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो कल्याणकारी कार्य करे और जन कल्याणकारी कार्य करने वाला व्यक्ति भगीरथ कहलाता है। गंगा सिंह जी ने गंग नहर लाकर के एक बहुत बड़ा जन कल्याण का कार्य किया था। 1921 में मित्रों 3 रियासतें बहावलपुर, पंजाब एवं बीकानेर, 3 रियासतों के बीच में समझौता होकर के सतलज नदी से एक नहर निकाली गई थी जिसे गंग नहर कहा जाता है, जिसका उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया जाता है। उस गंग कहा जाता है। यहां पर लिख सकते हैं मित्रों गंग नहर का निर्माण करवाने के कारण। बताओ किसका निर्माण करवाने के कारण है? गंग नहर का निर्माण करवाने के कारण। गंग नहर का निर्माण करवाने के कारण बताओ किसके कारण है? गंग नहर का निर्माण करवाने के कारण इन्हें आधुनिक भारत का बताओ क्या कहते हैं? भगीरथ कहा जाता है। मित्रों ध्यान रखना, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिएगा यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया तो गंगा सिंह जी के बारे में आगे 3-4 बातें और याद रखनी है। देखो हजारों बातें हैं गंगा सिंह जी के बारे में। इनके बाद में जो अगला बिंदु ध्यान रखना है, 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर, 1921 8 फरवरी 1921 को नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने। बताओ किसके? नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर यानी प्रथम अध्यक्ष बने। नरेंद्र मंडल के प्रथम क्या बने थे? चांसलर बने। आप कहेंगे गुरुजी नरेंद्र मंडल क्या है? 8 फरवरी 1921 के दिन जो देश की रियासतें थी, जो रियासतों के राजा हुआ करते थे, उन रियासतों के राजाओं का अंग्रेजी सरकार के दौरान अंग्रेजी सरकार के कार्यों में किस प्रकार हस्तक्षेप हो सके, उनकी भागीदारी जो है केंद्रीय सरकार में कैसे हो सके, इसके लिए देशी रियासतों की
पूरा का पूरा कार्यभार तो वायसराय चला रहा है। यहाँ के राजा महाराजाओं का कोई हाथ है क्या इस प्रशासन चलाने में? कोई हाथ नहीं है। थोड़ी बहुत भागीदारी यहाँ के राजा महाराजाओं की किस प्रकार हो, इसलिए सभी राजा महाराजाओं का एक संगठन बनाया गया जो अपनी अपनी रियासत में कौन कौन से कार्यों की आवश्यकता है ये बात वहां के वायसराय तक पहुंचा सके। वो देशी रियासत के राजाओं का जो एक संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य सत्ता में भागीदारी कैसे स्थापित की जाए, उसका संगठन का नाम था नरेंद्र मंडल, जिसका गठन 8 फरवरी 1921 को किया गया, जिसके प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा किसको बनाया गया? गंगा सिंह को बनाया गया। मित्रों नंबर 2 पर ध्यान रखिएगा, 1921 के बाद 1930 एवं 1931 एवं 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1930 एवं 31 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे। बताओ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहां पहुंचे थे? लंदन पहुंचे। यानी प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है उनमें उन्होंने भाग लिया था, तीसरे में इन्होंने खुद ने भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था मित्रों? ध्यान रखना, एक व्यक्ति था जिनका नाम था चंदन महल बेहेड़, और उस चंदन महल बेहेड़ ने एक पुस्तिका लिखी थी बीकानेर एक दिग्दर्शिका, और उस पुस्तिका में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में बीकानेर क्षेत्र में जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों के खिलाफ ये आवाज उठाई गई थी, और ये पत्रिका लंदन में भी बंटवाई गई थी। देखना ध्यान से समझना, हालांकि गंगा सिंह जी से तो संबंधित नहीं है, फिर भी ध्यान रखना होता क्या है मित्रों, नोट लगा करके। चंदन महल बेहेड़, बताओ चंदन महल बेहेड़ या चंदन लाल बेहेड़ ने एक पुस्तिका बीकानेर एक दिग्दर्शन का प्रकाशन करवाया। ये लाइन याद रखना क्या है मित्रों? देखो 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण हुआ था, और गंग नहर का निर्माण जब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जो है उन्होंने किसानों को गंग नहर के माध्यम से अपने पानी देने का कार्य शुरू किया, और जैसे ही बीकानेर में गंग नहर से किसानों ने सिंचाई करना शुरू किया मित्रों, किसानों के ऊपर एक कर लगाया गया था, उस कर का नाम था आबियाना कर। आपने नाम सुना होगा कि जल के ऊपर लिया गया कर आबियाना कर कहलाता है। बीकानेर क्षेत्र में जब किसानों को इस गंग नहर से सिंचाई के लिए पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा था, तो ये पानी के बदले किसानों से गंगा सिंह के द्वारा कर वसूला गया, उसका नाम था आबियाना शुल्क, और पूरे बीकानेर में इस आबियाना शुल्क का भरपूर विरोध किया गया, और बीकानेर में गंगा सिंह के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, लेकिन गंगा सिंह जी ने किसानों के उस प्रदर्शन को अपनी लाठी के दम पर मित्रों क्या कर दिया था? कुचला था। अब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह हालांकि निर्दयी लंदन में मित्रों इनका पीछा करते करते कौन आ जाता? चंदन महल बेहेड़ आ जाता है, क्योंकि गंगा सिंह जी एक रेपुटेड पर्सन थे। लंदन में भी इनकी ख्याति बड़ी थी, बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी इनको सलाम ठोकते थे, राम राम करते थे, धोख लगाते थे मित्रों, इतने डेंजर मैन थे अपने गंगा सिंह जी। अब गंगा सिंह जी की छवि वहां पर एक अलग प्रकार की थी, लेकिन ये चंदन महल बेहेड़ जो है बीकानेर एक दिग्दर्शन पत्रिका के माध्यम से लंदन के अंदर जाकर के गंगा सिंह जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। वहां लंदन में किसान जो है उन किसान के अत्याचारों की बात लंदन के अंग्रेज अधिकारियों को बताते हैं, और जब लंदन के अंग्रेज अधिकारियों को बताते हैं तो अंग्रेज अधिकारी गंगा सिंह को कहते हैं कि गंगा सिंह जी हम तो आपको बड़े महान मानते थे, और आपके राज्य में किसानों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। मित्रों इस बात से गंगा सिंह बड़े नाराज हो जाते हैं और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। 2 ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, 1930 और 31 में मित्रों। और सबसे महत्वपूर्ण बीकानेर एक दिग्दर्शन जो पत्रिका है, इस बीकानेर एक दिग्दर्शन पत्रिका के संपादक कौन है? ध्यान रखना, चंदन महल बेहेड़ है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया तो मित्रों बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के बारे में अगला बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, और अगले बिंदु की तरफ देखिएगा। अगला गंगा सिंह जी के बारे में बिंदु याद क्या रखना है? गंगा सिंह जो है इनके निर्माण कार्य, गंगा सिंह ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए? गंगा सिंह के निर्माण कार्य, क्योंकि महत्वपूर्ण शासक है गंगा सिंह जी, और गंगा सिंह के निर्माण कार्य में देखना, एक तो गंगानगर की स्थापना, बताओ किसकी स्थापना की थी? गंगानगर की स्थापना की थी, और गंगानगर की स्थापना बताओ किसके द्वारा की गई थी? गंगा सिंह जी के द्वारा की गई थी। नंबर 2 पर मित्रों ध्यान रखिएगा, नंबर 2 पर अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बताओ किसका निर्माण करवाया? लालगढ़ पैलेस का बताओ क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखना, साहित्यकार एलपी टेसीटोरी के कहने पर बीकानेर संग्रहालय की स्थापना, एलपी टेसीटोरी के कहने पर बीकानेर संग्रहालय की स्थापना, बताओ बीकानेर संग्रहालय की क्या करवाई थी? स्थापना। बीकानेर संग्रहालय की बताओ क्या करवाई थी? स्थापना करवाई थी। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखिएगा, गोगा जी के मंदिर का आधुनिक निर्माण। गोगा जी मंदिर कहां पर है? गोगा जी मंदिर करणी माता मंदिर एवं राम सरोवर रुणेचा में, एवं राम सरोवर का आधुनिक निर्माता, बताओ राम सरोवर का आधुनिक निर्माता किसको कहते हैं? आधुनिक निर्माता बीकानेर के महाराज ऊंटों की एक सैन्य टुकड़ी जिसका नाम बताओ क्या था? गंग रिसाला। ये सारे के सारे निर्माण कार्य बताओ किसके द्वारा करवाए जाते हैं? गंगा सिंह जी के द्वारा करवाए जाते हैं मित्रों। अब देखिएगा, पहला बिंदु गंगानेर की स्थापना, लालगढ़ पैलेस का निर्माण, और एलपी टेसीटोरी, लुइस पास्ट टेसीटोरी जो इटली के एक साहित्यकार थे और बीकानेर इनकी कर्मस्थली रही थी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के काल में ये बीकानेर आए थे दोस्तों। यहाँ पर जो बीकानेर संग्रहालय है वो वैसे तो एलपी टेसीटोरी की देन है, लेकिन उसका निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। राम सरोवर जो रुणेचा में है, राम सरोवर, गोगा जी मंदिर जिसका मूल निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, लेकिन उसका आधुनिक निर्माता गंगा सिंह। और करणी माता मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं, वो करणी माता मंदिर का वर्तमान स्वरूप बताओ बीकानेर शासक किसने दिया था? गंगा सिंह। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये कुछ बातें अपने को बताओ किसके बारे में याद रखनी थी? अपने गंगा सिंह के बारे में याद रखनी थी। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं एग्जाम बिल्कुल होगा,
गुरुदेव हाथ जोड़कर विनती है, इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़े? सारे पढ़ने बेटा, सारे पढ़ने हैं। मैं बता दूंगा कौन कौन से प्रश्न आएंगे। एक बार ये बीकानेर का इतिहास पूरा हो जाए, उसके बाद चिंतित मत हो, सब बता दिया जाएगा। तो ये कुछ बातें गंगा सिंह जी को जीसीआई की उपाधि मिली, गंगा सिंह जी ने इज्जत टैंक का निर्माण करवाया, गंगा सिंह जी ने अपने किसान पासवानी सभा का गठन किया, गंगा सिंह ने किसान अंकुश निवारण अधिनियम बनाया। ये हजारों बातें हैं, ये हजारों बातें हैं जो अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने को कांस्टेबल जो है उनके बारे में पढ़ना है, कांस्टेबल बनना है, अभी विद्वान नहीं बनना है। 3 फरवरी 1943 ईस्वी को गंगा सिंह जी का देहांत हो गया। और ध्यान रखना, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, जो मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था, उसके चांसलर भी कुछ समय तक गंगा सिंह जी थे, ध्यान रखना। और वर्तमान में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है मित्रों बीएसटीसी के पेपर में कि बीकानेर अपने गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। तो बताओ, गंगा सिंह बीकानेर का शासक है तो विश्वविद्यालय भी कहां पर स्थित होगा? कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, अपने बीकानेर में होगा। मित्रों, गंगा सिंह जी की 3 फरवरी 1942 ईस्वी को मृत्यु होने के बाद में अगले जो इनके उत्तराधिकारी बनते हैं उनका नाम है शार्दुल सिंह। बताओ, अगले जो उत्तराधिकारी बनते हैं उनका नाम क्या है? शार्दुल सिंह। मित्रों, ध्यान में रखना है। शार्दुल सिंह के बारे में 2 बातें ध्यान रखना। एक तो पहला बिंदु, शार्दुल सिंह के बारे में अपने विलय पत्र पर, रियासत विलय पत्र पर, भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले, भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। नीचे नोट लगा करके लिखना है, राजस्थान एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले, राजस्थान एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक। बताओ कौन थे? राजस्थान एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक, राजस्थान एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक बताओ कौन थे? ये थे अपने अलवर के शासक जिनका नाम था तेज सिंह। बताओ, अलवर के शासक जिनका नाम कौन सा सिंह था? तेज। यहां से 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और विद्यार्थी प्राय कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा, राजस्थान एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक और राजस्थान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक, दोनों में रात दिन का अंतर है। जितना करिश्मा कपूर और करीना कपूर में अंतर है, उतना ही मित्रों ध्यान रखना, एक तो हस्ताक्षर एकीकरण पर हस्ताक्षर और विलय पत्र पर हस्ताक्षर में अंतर है। कैसे? विलय पत्र का अर्थ है कि जब रियासती विभाग का गठन किया गया था, एकीकरण पढ़ेंगे तब और आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन यहां से मित्रों गलती नहीं कर देना है, बड़ी दिक्कत हो सकती है परीक्षा में आपको। जब देशी रियासतों को मिलाकर के एक नए भारत देश के निर्माण करने के लिए एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम था रियासत विभाग, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाए गए थे। उस रियासत विभाग ने यह तय किया था कि कौन कौन सी रियासतें जो है भारत में मिलना चाहती है और जो मिलना चाहती है वो अपना फॉर्म भरकर के हस्ताक्षर करके दे दे। तब मित्रों सबसे पहले फॉर्म भरकर के हस्ताक्षर किसने किए थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, अपने बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने किया था। बोला हां, मैं जो है भारत में मिलना चाहता हूं। लेकिन जब एकीकरण हुआ तो बताओ, पहले चरण में 4 रियासतों का एकीकरण हुआ, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और निमराना ठिकाना। तो उस समय एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर कौन करेगा? अलवर रियासत का विलय हो रहा है तो अलवर का तत्कालीन शासक बताओ कौन सा सिंह था? तेज सिंह था। इस कारण हस्ताक्षर करने वाला एकीकरण पर तो तेज सिंह हो जाएगा और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला बताओ कौन सा सिंह हो जाएगा? शार्दुल सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों, राजस्थान की प्रथम खेल स्कूल, राजस्थान की प्रथम खेल स्कूल, राजस्थान की प्रथम खेल स्कूल शार्दुल स्पोर्ट्स बीकानेर की स्थापना की। शार्दुल स्पोर्ट्स बीकानेर की स्थापना की। बताओ किसकी स्थापना की? शार्दुल स्पोर्ट्स बीकानेर की स्थापना की। यह राजस्थान का प्रथम खेल स्कूल माना जाता है, प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल माना जाता है शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शार्दुल सिंह के द्वारा की गई थी। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अपने शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल राजस्थान विलय पर या भारत के विलय पर? राजस्थान विलय पर बेटा। सुभाष क्या कह रहा है सर? भोपाल सिंह को बताया। अरे वो मेवाड़ का था, भोपाल सिंह, वो मेवाड़ का था, ध्यान रखना। भोपाल सिंह है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भोपाल सिंह कहां से हो जाएगा बेटा? भोपाल सिंह कहां का था? मेवाड़ का था। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस, कूल जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कूल। मित्रों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ रहे कि पहला खेल यूनिवर्सिटी यानी स्पोर्ट्स कॉलेज या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की गई, तो बताओ राजस्थान का खेल विश्वविद्यालय कहां पर है? जल्दी से बताओ भाई, राजस्थान का खेल विश्वविद्यालय, राजस्थान का खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? राजस्थान की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की गई है? जल्दी कमेंट करके बताइए। राजस्थान की जो कोजाराम की स्कूल के पास ही रहता हूं, वेरी गुड, स्कूल के पास भी रहता तो अच्छी बात है। जल्दी से बताइए, राजस्थान की पहला खेल विश्वविद्यालय, राजस्थान का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहां पर है? राजस्थान का प्रथम खेल विश्वविद्यालय, अधिकांश विद्यार्थी अटक गए हैं, जयपुर कुछ बता रहे हैं, कुछ झुंझुनू बता रहे हैं। मित्रों ध्यान रखना, जिसने भी झुंझुनू बताया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। खेल यूनिवर्सिटी बताओ कहां पर है? झुंझुनू में। जबकि राज्य का पहला खेल स्कूल कहां पर है? बीकानेर में। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो भाई। विकास गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 3 में लगातार बेटा। 2 और सर झुंझुनू, वेरी गुड। हां, तो ये हो गए मित्रों शार्दुल सिंह। और ध्यान रखिएगा 30 मार्च 1949 30 मार्च 1949 ईस्वी को बीकानेर रियासत का विलय, बीकानेर रियासत का विलय राजस्थान में हुआ। बीकानेर रियासत का विलय हुआ, अर्थात बीकानेर का अंतिम शासक बताओ कौन हो गया था? बीकानेर का अंतिम शासक शार्दुल सिंह। बीकानेर के अंतिम शासक बताओ, बीकानेर के अंतिम शासक कौन से सिंह हो गए थे? शार्दुल सिंह हो गए थे। मित्रों ध्यान रखना, बीकानेर के अंतिम शासक कौन से सिंह हो गए? शार्दुल सिंह। और जैसे ही राजस्थान एकीकरण में बीकानेर का विलय होता है, बीकानेर राज्य का इतिहास यहां पर विधिवत रूप से बताओ क्या होता है? समाप्त होता है। तो यहां पर अपने बीकानेर राज्य का इतिहास जो है विधिवत रूप से समाप्त होता है। बताओ बीकानेर के राठौड़ राजवंश जो है यहां पर समाप्त होते ही अपना राठौड़ राजवंश का चैप्टर जो था वो अपना पूरा होता है। इतना ध्यान रखना। किशनगढ़ जो है, किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखना, किशनगढ़ की स्थापना, किशनगढ़ के राठौड़ों के बारे में ध्यान रखना है। किशनगढ़ की स्थापना मित्रों 1609 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र का नाम था किशन सिंह। यहां पर भी राठौड़ राजवंश थे, लेकिन यहां के राठौड़ अपने सिलेबस में नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना कि किशनगढ़ में भी राठौड़ थे और किशनगढ़ की स्थापना जो है 1609 ईस्वी में किशन सिंह जी के द्वारा की जाती है। देश की एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है किशनगढ़। गुंदोलाव झील के किनारे शहर की नींव रखी गई थी। और चित्रकला जब कला संस्कृति में पढ़ेंगे तब बड़ी ठनी पढ़ेंगे, तब यहां के और शासकों के बारे में चर्चा कर लेंगे। किशन सिंह वगैरह, रूप सिंह वगैरह, राज सिंह वगैरह छोटे मोटे शासक आएंगे। तो यहां पर मित्रों अपने बीकानेर रियासत का इतिहास समाप्त होता है और सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब सर क्या पढ़ना है बता दो प्लीज। अरे सब पढ़ना बेटा, बता देंगे। बताओ यहां तक सबको
अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर बीकानेर राज्य का इतिहास समाप्त होता है और मित्रों बीकानेर राज्य के इतिहास समाप्ति के साथ अगला जो राजवंश अपना रहने वाला है उस राजवंश का नाम बताओ क्या है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश। एक छोटा सा राजवंश है, कोई बड़ा राजवंश नहीं है, आधे पौन घंटे का अध्याय है, 3 ही प्रमुख शासक याद रखने हैं। देखो हरिश्चंद्र बना, हरिश्चंद्र के बाद रजिल, रजिल के बाद में नरबट, नरबट के बाद में नागबट प्रथम, नागबट प्रथम के बाद में छोटा सा एक शासक और आएगा और उसके बाद में नागबट द्वितीय, महेंद्रपाल, यशपाल, राज्यपाल और ये अपना गुर्जर प्रतिहार राजवंश बताओ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दो लाइनों के शासक है, 1 घंटे का गुर्जर प्रतिहार राजवंश बाकी है। अब मित्रों हाँ सबको आ गया, सबको अच्छे से खोपड़े में बैठ गया, वेरी गुड बैठ गया। तो मित्रों सर्कल तो तबीयत खराब हो गई थी आज, ठीक हो? आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका प्रेम है, आप सबका प्रेम बना रहेगा तो तबीयत क्या चीज है, सब अच्छा हो जाएगा। अब मित्रों देख लो एक बार जितना मैंने आपको पढ़ाया है और क्या बचा है और क्या क्या पढ़ना है वो एक बार समझ लो, क्योंकि दिन बचे हैं मात्र कितने? मात्र 17 दिन बचे हैं, क्योंकि 6 तारीख को पहला हल्दी घाटी के मैदान में पहली बार योद्धा उतर जाएंगे। बचे कुछ योद्धा 7 तारीख को उतरेंगे और महान जो योद्धा बचेंगे वो 8 तारीख को उतरेंगे मित्रों। इसलिए हल्दी घाटी युद्ध में जाने से पहले आपके पास हथियार कौन कौन से होने चाहिए? अरे चेतक प्यासा मर जाएगा लेकिन मुगलों का पानी नहीं पिएगा, अर्थात चाहे कुछ भी हो जाए अपन तो कांस्टेबल के पेपर को पास करना है, तो हथियार कौन कौन से लेकर के जाए? वो पेपर बनाने वाला कौन कौन से हथियार लेकर आएगा, कौन कौन सी युद्ध पद्धति अपनाएगा, कौन उसकी तोप चलाएगा, तोप का मुख कैसे घुमाना है, ये सारी बातें जो है अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये कह रहा है गंगा सिंह जी की मृत्यु 1993 में हुई थी, बेटा कैसे हो गई 1993 में गंगा सिंह जी की मृत्यु? थोड़ा सा ध्यान में रखना है मित्रों। अब देखिएगा क्या बचा है और क्या हो गया। बचा है मित्रों 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजा मंडल, बताओ कौन सा मंडल? प्रजा मंडल, एकीकरण, बताओ कौन सा करण है? एकीकरण। एकीकरण बचा है और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं बची है, बाकी सब कंप्लीट है। 1857 की क्रांति है, 1 घंटे का 2 घंटे का एकीकरण है, 2 घंटे के प्रजा मंडल, 3 घंटे के किसान आंदोलन, 7-8 घंटे का है। अगर 25 तारीख से पहले आपका कोर्स पूरा हो जाएगा मित्रों, कभी कभार 2 घंटे क्लास ले लेंगे तो भी 25 तारीख से पहले आ चुका हूं कि आपको ध्यान में क्या क्या रखता है। सर मैं तो अकबर की सुले एक कूल नीति, सर कोर्स के बाद मोस्ट पर्सन बताओ। बेटा कंपटीशन है देव सिंह दादी, यहाँ मोस्ट कुछ नहीं होता। स्कूली शिक्षा में होता है कि ये बोर्ड में छप करके आएगा, यहाँ कंपटीशन में मोस्ट कुछ नहीं होता। यहाँ पर कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास। यहाँ मोस्ट थोड़ी है कि ये पर्सन फिक्स है, ये आएगा नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर मोस्ट बताने वाले जो लोग होते हैं आप खुद समझ लीजिए, कहते हैं ना कि ये मोस्ट याद करना, मोस्ट कुछ नहीं होता। हाँ टॉपिक मोस्ट हो सकता है, उसमें से प्रश्न कोई मोस्ट नहीं होता मित्रों। देखो मित्रों एक तो ध्यान रखना, आपको निश्चित रूप से राणा कुंभा का प्रश्न देखने को मिलेगा और राणा कुंभा का प्रश्न मैं लिख रहा हूं, फिर मैं बार-बार नहीं लिखूंगा दोस्तों, आपको एक साथ ही लिख लेना है। राणा कुंभा की उपाधियां याद रखना और राणा कुंभा के ग्रंथ, ये दोनों आपको याद होने ही होने चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा ग्रंथ कुंभा का है, कुंभा का नहीं है, उपरोक्त में से कौन सी उपाधि कुंभा की है या नहीं है, इन 2 प्रकार के प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। नंबर 2 पर क्या क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूं, सांगा के युद्ध, बताओ सांगा के युद्ध। युद्ध में क्या याद रखना? कुछ याद नहीं रखना, तारीखें याद रखनी है। और तारीखें क्या है? 1517 खातोली का युद्ध, 1518 बाड़ी का युद्ध, 1519 गागरोन का युद्ध, 1526 बयाना का युद्ध, 1527 बयाना का युद्ध और 1527 में खानवा का युद्ध। ये 5 ही बातें आपको याद रखना है। अब देखिएगा सर रीजनिंग क्लास क्यों नहीं आ रही बेटा? सर हल्दी घाटी का युद्ध मेरा तो 7 को है, वेरी गुड, जो भी है। हाँ अब देखो मित्रों ये हो गए। इसके बाद में हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम याद रखना, बताओ हल्दी घाटी युद्ध के क्या याद रखना? हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम एक बार बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ध्यान से। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम, उपनाम का क्या है? हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, फलाना किसने कहा, ये 5-7 बातें आपको हल्दी घाटी युद्ध में याद रखनी है और कोई ज्यादा बड़ी बात याद नहीं रखनी है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक काम प्रभाव, राज्याभिषेक समारोह काम प्रभाव, बस यही बातें याद रखनी है। और महाराणा प्रताप से ज्यादा डीपली वो प्रश्न नहीं तो पूछता है और नहीं पूछा जाएगा। अगला बिंदु मित्रों ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के इतिहास में अगर यहां तक की बातें आपने ध्यान रख ली तो फिर बता रहा हूं सज्जन सिंह को रख लेना। सज्जन सिंह जो मेवाड़ के महाराणा थे, इन पूरे को रख लेना। सज्जन सिंह ने क्या क्या बनवाया था? सज्जन ने अपने देश हितैषी सभा भी जो लाइब्रेरी में पूछा गया था, इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जिनके काल में आए। सज्जन सिंह के बारे में मैंने आपको 10-12 महत्वपूर्ण बिंदु लिखवाए थे, ये सज्जन सिंह को रख लेना। एक तो बताओ मेवाड़ के महाराणा किसको रख लेना? सज्जन सिंह, क्योंकि पिछले जितने भी पेपर बन रहे हैं उनमें बाकी चाहे प्रश्न मेवाड़ से बने या ना बने, सज्जन सिंह का प्रश्न जरूर बन रहा है मित्रों। अगला बिंदु आपको ध्यान क्या रखना है? अगला आपको ध्यान रखना है तो जोधपुर की स्थापना के संदर्भ में, जोधपुर की स्थापना के संदर्भ में, स्थापना के संदर्भ का क्या हो गया? जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी, राज्य देवी कौन सी? इसके अलावा मालदेव और चंद्रसेन, बताओ इनके अलावा आपको याद क्या रखना है? मालदेव और चंद्रसेन, केवल 2 ही शासक आपको याद रखने हैं मित्रों। चौहानों में पृथ्वीराज चौहान, चौहानों में पृथ्वीराज और हमीर, निश्चित रूप से एक प्रश्न हमीर का भी आएगा तो एक प्रश्न पृथ्वीराज चौहान का भी आएगा, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिएगा ये हमीर हो गया चौहानों में। गुर्जर प्रतिहारों में नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय, ये 2 आपको राजवंशों में ध्यान रखना है। और कच्छावा में जयसिंह के निर्माण कार्य, बताओ सवाई जयसिंह के निर्माण कार्य, जयसिंह के निर्माण कार्य, जयसिंह कौन सा? द्वितीय, जयसिंह द्वितीय का निर्माण कार्य, बस यही आपको पढ़ना है और इसके अलावा इतिहास में कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर यहां तक पढ़ लिया आपने तो आप सबका काम इतिहास विषय में आसानी से हो जाएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गंगाराम क्या कह रहा सर? मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरे मॉडल पेपर नहीं खुल रहे हैं। अरे बेटा सबके खुल रहे हैं, तुम्हारे क्या प्रॉब्लम आ रही है? गंगाराम जी अपने मोबाइल फोन को चेंज अपने चेक करें, लाइब्रेरी में जाइए, रिप्लेस करें, बार-बार रिप्लेस करने पर आपके सबके मॉडल पेपर खुल जाएगा। मित्रों 5 बातें और ध्यान रखना। एक, किसी भी राजवंश का संस्थापक आपको याद होना चाहिए, राजवंश का संस्थापक मित्रों। राजवंश के संस्थापक के अलावा राजवंश का वास्तविक संस्थापक आपको याद होना चाहिए। एक प्रश्न इन दोनों में से मित्रों, एक आपको याद होना चाहिए 1818 के समय शासक, यानी 1818 की साइक संधि के समय मेवाड़ में कौन था, मारवाड़ में कौन था। 1857 की क्रांति का शासक, 1857 क्रांति का शासक, छपनियों अकाल के समय का शासक, छपनियों अकाल शासक, बताओ छपनियों अकाल का शासक है। और एक मित्रों आपको ध्यान रखना, एकीकरण के समय शासक। ये 4 बिंदु मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, एकीकरण के समय शासक है, एकीकरण के समय शासक। प्रत्येक रियासत में ये 5 बिंदु आपको और याद होने चाहिए। प्रत्येक बिंदु जो है, परचेज कोर्स में नहीं खुलेगा, लाइब्रेरी के अंदर क्या कह रहे हो?
हाँ, यहां तक ये 5 बातें प्रत्येक रियासत के बारे में अपने को याद रखनी है। अब बताओ, यहां तक स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात मित्रों ध्यान रखिएगा, अगले जिस राजवंश की तरफ अपन चर्चा कर रहे हैं उस राजवंश का नाम है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। बताओ अपन कौन से राजवंश की तरफ चर्चा करते हैं? गुर्जर। अब अपने मुद्दे पर आ जाओ दोस्तों। अब अपने को हटकर के बात नहीं करनी है, सीधा मुद्दे के ऊपर बातें करनी है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश, इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में क्या कह रहे हैं दोस्तों? 1 मिनट सबकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। सर आपकी आवाज, गंगाराम की आवाज सबके पास पहुंच रही है, अपने मोबाइल कनेक्शन को चेक करें। इन सभी टॉपिक की मैराथन क्लास लेना बिल्कुल जगदीश जी संभव हुआ तो जो है। सर मैंने सेकंड ग्रेड में लाइट क्लास सीजर, क्या कह रहे हैं? टेस्ट नहीं मिले बेटा, टेस्ट मिल रहे हैं, टेस्ट मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। हाँ, अब देखो, हाँ इधर आ जाओ। कल्चर में क्या पढ़े, कल्चर वाली क्लास में बताएंगे बेटा। अभी देखो इधर आ जाओ, रिकॉर्डेड वीडियो दे दो। रिकॉर्डेड से क्या करोगे, एक बार लाइव पढ़ो सारी बातें। अब देखो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार में सबसे पहले तो गुर्जर क्या है और प्रतिहार क्या है। मित्रों, गुर्जर शब्द का अर्थ होता है गुजरात राज्य क्षेत्र। बताओ कौन सा क्षेत्र है? गुजरात राज्य क्षेत्र में रहने के कारण इनको कहते हैं गुर्जर क्षेत्र। और प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल। बताओ प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ बताओ क्या होता है? द्वारपाल अथवा रक्षक। ध्यान रखना, तो गुर्जर का शब्द होता है गुजरात क्षेत्र में निवास करने वाली जाति को गुर्जर जाति, और प्रतिहार का अर्थ बताओ कौन सा पाल होता है? द्वारपाल होता है। ये साधारण बातें। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में मित्रों चंद्रबरदाई का कथन क्या है? देखिएगा, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, यानी कोई सा भी राजवंश पढ़ते हैं तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ रहे हैं तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये अपने को जानकारी होनी चाहिए। मित्रों, गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जैसे चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अपने देखा, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में देखा था कि कोई तो इन्हें क्षत्रिय बताता है, कोई ब्राह्मणों का वंशज बताता है, कोई विदेशी बताता है, कोई मिश्रित रासो। ग्रंथ पृथ्वीराज रासो जो है, इस पृथ्वीराज रासो के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति बताओ कहां से हुई है? गुर्जर प्रतिहार, इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति बताओ कहां से हुई है? अग्निकुंड। ये अग्निकुंड क्या है? अग्निकुंड मित्रों ध्यान रखिएगा, अग्निकुंड जो है वो एक सिद्धांत है। पृथ्वीराज रासो जो है ये कहता है कि एक ऋषि था जिसका नाम था वशिष्ठ मुनि, और इस वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था और इस यज्ञ का नाम था अग्निकुंड यज्ञ। बताओ कौन सा कुंड यज्ञ? अग्निकुंड यज्ञ। और इस अग्निकुंड यज्ञ से 4 संतानें प्राप्त हुई थी। एक का नाम था प्रतिहार, एक का नाम था प्रतिहार, एक का नाम था परमार। बताओ, एक का नाम था परमार, एक का नाम था चालुक्य और एक का नाम था मित्रों चौहान। यानी इस अग्निकुंड सिद्धांत से जो सबसे बड़ी संतान प्राप्त हुई थी उसका नाम था प्रतिहार। ये गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में पहला कथन बताओ कौन देता है? पृथ्वीराज रासो। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां तक की बातें पढ़ने के पश्चात मित्रों ध्यान रखिएगा, 3 बातें इनके बारे में और याद रखनी है। देखो, एक इतिहासकार है मित्रों जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। बताओ, राजस्थान इतिहास अपन पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति। मित्रों, एक इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी है। बताओ, टोड साहब तो राजपूतों के बारे में भी बताओ क्या कह रहे थे? विदेशी बता रहे थे। तो गुर्जर प्रतिहार भी बताओ क्या है? विदेशी है। गुर्जर प्रतिहार विदेशी है, और विदेशी में भी मित्रों इन्होंने एक जाति बताई थी, उस जाति का नाम था खंजर जाति। बताओ कौन सी जाति? खंजर जाति से उत्पत्ति हुई है। पहला कथन अपने आरएसपी 2012 में पूछा गया था कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई है। तो ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुर्जर प्रतिहार विदेशी है, और विदेशी एक जाति थी, उस जाति का नाम था खंजर जाति। इस खंजर जाति जो है उन्होंने इसकी उत्पत्ति की थी। क्या कह रहे हैं सर जी? नैन्सी और सूर्यमल भी तो ये बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सोनू तंवर, नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण कर टोड अपने चंद्रबरदाई जी के ग्रंथ का मत का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। सोनू तंवर, बिल्कुल तुम्हारी बातें 100% सही है। मित्रों, कर्नल टोड की जानकारी हो गई। कर्नल टोड इनकी उत्पत्ति कौन सी जाति से बताते हैं? खंजर जाति से। नंबर 1 पर। नंबर 2 पर गुर्जर प्रतिहारों के बारे में मित्रों एक इतिहासकार विदेशी यात्री जिनका नाम था हेनसांग। बताओ जिनका नाम क्या था? हेवेनसांग एवं जीएच ओझा, यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हेवान ओझा, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चालुक्य व सोलंकी एक ही है क्या? हाँ, चालुक्य व सोलंकी एक ही है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला बिंदु मित्रों ध्यान रखिए, हेमनसांग में जीएच ओझा के अलावा मिहिर भोज ने ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया है। इन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया है। बताओ किसका वंशज बताया है? लक्ष्मण का वंशज। ये 4 बातें अपने को गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संदर्भ में मित्रों पता होनी चाहिए। पहली बात कौन सी है? अपने पृथ्वीराज रासो कहता है कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से हुई है, और इस मत का जो समर्थन है वो इस मत का समर्थन मित्रों किसके द्वारा किया जाता है? एक तो किया जाता है मुणहोत नैनसी के द्वारा। बताओ इस मत का समर्थन किसके द्वारा किया जाता है? मुणहोत नैनसी के द्वारा। और दूसरा जो है मित्रों इनका नाम है सूर्यमल मिश्रण, और अपने मुणहोत नैनसी भी कहते हैं कि हाँ, पृथ्वीराज रासो की बातें सही है। अब देखो दोस्तों, अगला बिंदु, टोड कहता है कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी है, और विदेशियों में भी कौन सी जाति है? खंजर जाति से इनकी उत्पत्ति हुई है। जीएच ओझा इनको क्षत्रिय बताता है, जबकि मिहिर भोज ने ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया है। मित्रों, ये कुछ बातें अपने को गुर्जर प्रतिहारों के बारे में ध्यान रखनी है, गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संदर्भ में। गुर्जर प्रतिहार का अध्याय 1 घंटे का है, जो कल अपन अपनी क्लास में समाप्त करेंगे। मित्रों, आशा करता हूं कि आज जितना भी पढ़ाया है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कल गुर्जर प्रतिहार राजवंश की विधिवत रूप से बताओ क्या कर दी जाएगी? समाप्ति कर दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं मित्रों।